हेलो एवरीवन। आज हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो काइनेमेटिक्स क्या होता है कि दिस इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग द फोर्सेज विच कॉज इट्स मोशन। सो हम लोग सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जिस फोर्सेज की वजह से मोशन हो रहा है उसको अभी के लिए नहीं पढ़ेंगे। उसको जब पढ़ते हैं तो उसको हम लोग डायनेमिक्स बोलते हैं। तो रेस्ट एंड मोशन पहला टॉपिक है काइनेमेटिक्स में। तो रेस्ट एंड मोशन, तो रेस्ट और मोशन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है विथ टाइम तो उसको रेस्ट में बोलते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट विथ टाइम मूव कर रहा है तो उसको मोशन में बोलते हैं। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो अज्यूम की करते हैं कि एक टेबल है। ओके, तो एक टेबल है, ये टेबल हुआ। और टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग रूम के अंदर बैठकर इस टेबल और इस बुक को देखें तो बुक जो है वो टेबल के ऊपर रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है विथ टाइम। बट अगर हम लोग चांद पर चले जाएं तो चांद पर जाकर देखते हैं तो पूरा अर्थ मूव कर रहा है, और अर्थ मूव कर रहा है तो रूम भी साथ में मूव कर रहा होगा, और रूम मूव कर रहा है, इस वजह से ये बुक भी मूव कर रहा है। तो अगर हम लोग मून पर से देखते हैं तो ये बुक तो मोशन में है। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए या फिर रेस्ट को डिफाइन करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना जरूरी है। एक एग्जांपल और लेते हैं कि अज्यूम करते हैं कि एक ट्रेन जा रही है। ओके, ये रेलवे ट्रैक है, इसके ऊपर ट्रेन जा रही है। तो ट्रेन मूव कर रही है और अचानक से इसमें कुछ रॉबर्स चढ़ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं नोबडी मूव्स। तो अगर कोई आदमी जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है उसकी नज़र के हिसाब से देखें तो सारे लोग जो हैं वो रेस्ट में हैं। क्यों? क्योंकि कोई मूव नहीं कर रहा है। बट अगर रेलवे ट्रैक के रेफरेंस में हम लोग देखते हैं तो पूरी ट्रेन मूव कर रही है, इस वजह से लोग भी मूव कर रहे होंगे, तो सारे लोग मोशन में हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, या रेस्ट में है या मोशन में है, इसको डिफाइन करने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। इस केस में हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेलवे ट्रैक था, तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, पर्सन मूव कर रहे थे, ट्रेन मूव कर रही थी। बट अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन के अंदर मान लेते हैं तो ये मूव नहीं करेगी। तो अब हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में देखेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको डिफाइन करने के लिए कोई रूल या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये हमारे चॉइस पे है, एज ऑन नीड। जो मोस्ट कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो 3 परपेंडिकुलर एक्सेस को हम लोग मोस्ट कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रूप में लेते हैं। ये अगर x हुआ, ये y हुआ, तो ये z हुआ। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं कि वो जो ट्रेन मूव कर रही थी, ट्रेन वाला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। उस केस में जो अज्यूम करते हैं एक सूटकेस जो है वो अपर बर्थ पे रखा हुआ है। तो अगर ट्रेन के अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग लेते हैं तो ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ट्रेन के अंदर वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से वो जो सूटकेस है वो मूव नहीं कर रहा है। बट अगर रेलवे ट्रैक को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं तो सूटकेस मूव कर रहा है। तो किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले से डिसाइड करना होगा। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि आगे से हम लोग जो भी यूज करेंगे उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर क्लियरली मेंशन नहीं है तो जो नॉर्मल केसेज में रहता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोल रहे हैं कि कार जो है वो ट्रेवल कर रहा है और रिक्शा ट्रेवल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्लियर है कि हम लोग जो पोजीशन मेजर कर रहे हैं वो हम लोग रोड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोड से अटैच कर कर देख रहे हैं कि रोड रुका हुआ है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से कार मूव कर रही है और रिक्शा मूव नहीं कर रही है। अब हम लोग आते हैं हमारे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो हमारा पहला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
हम लोग अज्यूम करते हैं कि लेट से ये एक्स वाई प्लेन हुआ और ये जो है ये जेड प्लेन हुआ। ओके, कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी तक गया, लेकिन इस पाथ को फॉलो करते हुए गया। t1 टाइम पे वो ऑब्जेक्ट ए पे था और t2 टाइम पे वो ऑब्जेक्ट बी पे था। अब जो ऑब्जेक्ट मूव किया है वो ए सी बी होते हुए गया है। ओके, तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट ए से सी होते हुए बी तक गया है, तो इस केस में हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट देखना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा, कलर चेंज करने दीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रेट लाइन मेंशन्ड है ये ए बी हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जो डिस्टेंस हुआ हमारा वो ए सी बी हुआ। अब यहाँ दो तीन चीज देखने वाली बात है कि डिस्टेंस किसको बोल रहे हैं। तो डिस्टेंस हुआ जो पाथ ट्रेवल किया है, तो दैट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा, डिस्टेंस को हम लोग ग्रीन कलर से शो करेंगे। तो डिस्टेंस जो ये जो लेंथ ट्रेवल किया ए से बी जाने के लिए थ्रू सी, इसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। ओके, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेड से जो हम लोग शो कर रहे हैं ए टू बी, ये जो स्ट्रेट लाइन में गया है इसको डिस्टेंस बोले, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब हम लोग डिस्टेंस का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहला, एक तो कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। दूसरा कि ये वेक्टर, बस इसके लिए इतना ही। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका डायरेक्शन भी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज द लेंथ ए बी, और जो इसका डायरेक्शन हुआ, डायरेक्शन होगा, इसको हम लोग रेड कलर से शो करेंगे। ओके, तो जो डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के डायरेक्शन में जो एरो शो कर रहे हैं उसको हम लोग डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ओके, अब ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है वेक्टर का, वो उसको फॉलो करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि अज्यूम करते हैं हम लोग कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक पार्टिकल रखा हुआ है। अब ऐसा है कि ये पार्टिकल जो है टेबल के ऊपर मूव कर रहा है, ये यहां से यहां गया, इनिशियली ए पे था, आफ्टर टाइम टी ये बी पे चला गया, और सेम टाइम टी में ये जो टेबल है ये भी मूव करके आगे चला गया। तो अब जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे मिलेगा। तो वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वेक्टर सम एडिशन ऑफ पार्टिकल प्लस टेबल। तो अब कोई दो वेक्टर है, उनको ऐड कैसे करें। मान लीजिए ये वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी हुआ। इन दो वेक्टर का जो सम होगा वो ये होगा। ये सी वेक्टर जो हुआ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हुआ। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस चेक करने के लिए। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास कि एक रेस ट्रैक है
जो सेमी सर्कुलर है। ओके, सेमी सर्कुलर है मतलब ये पूरे पे ट्रैक बना हुआ है और एक पर्सन जो है वो ए से मूव करता हुआ बी पर गया अलोंग दिस ट्रैक, और इस ट्रैक का जो रेडियस है वो हमें दिया हुआ है 40 मीटर्स। ओके, तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा ये जो पाथ ट्रेवल किया है ये इस पूरे पाथ का लेंथ, और इसको हम लोग c माने तो डिस्टेंस हो जाएगा ACB। अब ये एक सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस जो होता है वो पाई r के बराबर होता है। पाई यहाँ हमारा 3.14 इंटू 40, दैट इज 126 मीटर। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो AB जो लेंथ है, दैट स्ट्रेट लाइन जो हम लोग बना रहे हैं A से B तक जाने के लिए, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ होगा 2r के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ अगर इसको d बोलते हैं तो A to D प्लस D to B तो 2r के बराबर होगा, तो 2 इंटू 40 वो 80 मीटर के बराबर होगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो फ्रॉम A टू B होगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो हमें डिफरेंस क्लियर करने में इजी करेंगे कि A से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखते हैं हम लोग। सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो पहले नॉर्थ गया, फिर उसके बाद ईस्ट गया, फिर उसके बाद नॉर्थ गया और फिर वेस्ट गया। ओके, तो स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट ए से बी गया 10 मीटर रिज्यूम करते हैं, बी से सी गया फिर से 10 मीटर, सी से डी गया 10 मीटर और डी से ई गया 5 मीटर। इस केस में हमारा डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस होगा द पाथ एक्चुअली ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। पाथ क्या क्या ट्रेवल्ड है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई के बराबर। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 मीटर्स, तो 35 मीटर के बराबर हमारा पाथ लेंथ हुआ। तो ये पाथ लेंथ ही हमारा डिस्टेंस हुआ। अगर डिस्टेंस को हम लोग डी से डिनोट कर रहे हैं तो डिस्टेंस डी हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट को अगर एस से डिनोट करें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि एक्चुअल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के पॉइंट को अगर स्ट्रेट लाइन से मैच करें तो उस लेंथ को हम लोग, सॉरी कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को अगर स्ट्रेट लाइन से मैच करें तो इस पाथ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब ये पाथ लेंथ कैसे हम लोग मेजर कर पाएंगे, अगर ये 5 मीटर है तो देखते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ और ये हमारा वाई एक्सिस हुआ और ए पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं। हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं से मेजर कर सकते हैं, तो हम लोग हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से ए पे हम लोग ओरिजिन रखें, हम लोग बी पे भी रख सकते थे, सी पे भी रख सकते थे, इवन ई पे भी रख सकते थे, बट हमारे लिए कन्वीनियंस के हिसाब से ए पे अगर रखें तो ये सॉल्व करने में ज़्यादा इजी होगा। तो ई पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या कोऑर्डिनेट होगा, एक्स के अलोंग 5 होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि सी पॉइंट जो है वो 10, 10 है, डी सी पॉइंट हमारा 10, 10 है, बी पॉइंट हमारा क्या है 0, 10 है, डी पॉइंट क्या है हमारा 20, सॉरी 10, 20 है, ई पॉइंट क्या है, हम लोग डी से ई जा रहे हैं तो 5 इधर आ रहा है, तो x में 5 का डिडक्शन होगा और y जो होगा सेम रह जाएगा।
तो अब हमारे पास ए से ई के बीच का जो लेंथ होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसको निकालने के लिए आयलर फॉर्मूला है, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस अगर निकालना हो किसी आयलर प्लेन पे, तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर होगा का रूट अंडर। तो थोड़ा और नीचे करते हैं, ओके, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 0 होल स्क्वायर, 25 प्लस 400 रूट अंडर 425 मीटर।